नमस्कार, विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको छंद के विषय में बताऊंगी कि छंद का शाब्दिक अर्थ वास्तव में क्या है। और जब हम आपको छंद के विषय में गहराई से बताएंगे, आपको छंद की हर बात की जानकारी हो जाएगी, तभी आप चौपाई, सोरठा, रोला आदि छंदों के विषय में अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। चलिए अब हम आपको छंद के विषय में बताते हैं। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार छंद की परिभाषा देखिए। अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विभक्ति नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। देखिए, हम इन सब के विषय में आपको बताएंगे। मात्रा क्या होती है, मात्रा गणना किस प्रकार होती है, यति, गति आदि के विषय में आपको गंभीरता से जब बताएंगे, तभी आपको इस परिभाषा का अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। छंद का शाब्दिक अर्थ है बंधन। अतः वर्ण, गति, विराम, मात्रा, तुक आदि नियमों पर आधारित शब्द रचना को ही छंद कहा जाता है। मतलब उसमें कितने वर्ण हैं, क्या उसकी गति है, विराम कहाँ है, मात्रा, तुक आदि जो नियम हैं, उन पर आधारित शब्द रचना को ही छंद कहा जाता है। छंद कविता की स्वाभाविक गति के नियमबद्ध रूप है। छंद के आदि आचार्य पिंगल हैं। इसी आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। छंद चरणों में विभाजित होते हैं। आइए अब हम चरणों के विषय में बताते हैं। चरण, प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है। इनको पद या पाद कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य चरणों पर चलता है, उसी प्रकार कविता भी चरणों पर चलती है। एक छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4, जो कि सामान्यतः 4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। किन्हीं किन्हीं छंदों में, जैसे कि छप्पे, कुंडलिया आदि में 6 चरण होते हैं। छंद के तत्व। छंदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए छंदों के विभिन्न तत्वों के विषय में जानना परम आवश्यक है। छंद के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं: वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक और वर्णिक गण। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए हुए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। जो भी हमारे मुख से जो भी ध्वनि निकल रही है, उसको हम किससे सूचित करते हैं? कोई चिन्ह होते हैं जिससे वो ध्वनि हमारी सूचित की जाती है। तो वही जो है, ध्वनि को सूचित करने के लिए जो निश्चित किए गए चिन्ह हैं, वही वर्ण कहलाते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण। ह्रस्व मतलब लघु, दीर्घ मतलब गुरु। ह्रस्व वर्ण मात्रा गणना की प्रमुख इकाई है। जब हम मात्राओं की गणना करते हैं तो उसकी प्रमुख इकाई क्या है? वर्ण। लघु वर्ण एक मात्रिक होता है, एक मात्रा वाला होता है लघु वर्ण। यथा अ, ई, उ, क, की, कु आदि। लघु का चिन्ह इस प्रकार से होता है: 2 लघु वर्ण मिलकर एक गुरु के बराबर माने जाते हैं। जब 2 लघु वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो वो एक गुरु अर्थात दीर्घ के बराबर माने जाते हैं। इसके नियम इस प्रकार से हैं। नंबर 1, चंद्र बिंदु वाले वर्ण लघु या एक मात्रा वाले माने जाते हैं। यथा हंसना, फंसना आदि में ह और फा, ये देखिए दोनों ही, इनमें दोनों में चंद्र बिंदु लगा हुआ है, हा में और फा में। तो चंद्र बिंदु वाले वर्ण जो हैं वह लघु माने जाते हैं। अतः यहाँ पर ह और फा दोनों लघु हैं। ह्रस्व मात्रा से युक्त सभी वर्ण लघु ही होते हैं, जैसे कि, कु आदि। तो का में छोटी ई है, ऊ में छोटी ई है, दोनों ह्रस्व मात्राएं हैं। तो ह्रस्व मात्रा से युक्त वर्ण जो हैं वह भी लघु ही माने जाते हैं। अतः यह दोनों लघु वर्ण हैं। हलंत व्यंजन भी लघु मान लिए जाते हैं, जैसे अहम, स्वयं में माँ पे हलंत लगा हुआ है, तो यह दोनों भी लघु माने जाते हैं।
संयुक्त अक्षर स्वयं लघु होता है। यथा अक्षर में छ जो है वह संयुक्त अक्षर है, अतः यहाँ पर यह भी लघु ही वर्ण है। दीर्घ गुरु वर्ण। दीर्घ वर्ण ह्रस्व लघु की तुलना में दुगनी मात्रा रखता है। जो दीर्घ वर्ण होते हैं वह ह्रस्व वर्ण की तुलना में दुगनी मात्रा रखते हैं। ह्रस्व वर्ण में एक मात्रा होती है और दीर्घ वर्ण की 2 मात्रा होती हैं। दीर्घ वर्ण के लिए यह चिन्ह प्रयुक्त होता है। ध्यान से देखिए, यह दीर्घ वर्ण का चिन्ह यह है। मात्रिक छंदों में मात्रा की गणना से संबंधित दीर्घ वर्ण संबंधी नियम इस प्रकार से हैं। नंबर 1, संयुक्ताक्षर से पूर्व के लघु वर्ण दीर्घ होते हैं। जैसे दुष्ट अक्षर में दु और अ। देखिए यहाँ पर दुष्ट और अक्षर दोनों में यह संयुक्ताक्षर है और छ संयुक्ताक्षर है, तो इन दोनों से पूर्व जबकि द में छोटी की मात्रा है और अ भी छोटा आ है, तो दोनों ही लघु वर्ण है, परंतु यह संयुक्ताक्षर के पूर्व हैं, इसीलिए यह दीर्घ वर्ण है। अनुस्वार युक्त वर्ण दीर्घ होते हैं। जैसे कंत और आनंद में कन और न, यह दोनों अनुस्वार युक्त हैं, अतः यह दीर्घ हैं। विसर्ग वाले वर्ण दीर्घ माने जाते हैं। जैसे दुख में दुह, यहाँ पर यह विसर्ग युक्त है, अतः यहाँ पर यह भी दीर्घ वर्ण है। मात्रा वर्ण के उच्चारण में जो समय व्यतीत होता है उसे मात्रा कहते हैं। देखिए, जैसे लघु वर्ण, जब हम लघु वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें कम समय लगता है, और जब गुरु वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें उससे दुगना समय लगता है। तो जहाँ पर लघु वर्ण होता है तो लघु वर्ण की 1 मात्रा मानी जाती है, तथा गुरु वर्ण के उच्चारण में उससे दुगना समय व्यतीत होता है, अतः उसकी 2 मात्राएं मानी जाती हैं। जैसे देखिए, आ का जब हम उच्चारण करेंगे लघु का तो उसमें 1 मात्रा लगेगी, और जब हम बड़े का आ तो उसमें 2 मात्राएं लगेंगी। इसी प्रकार से अन्य वर्णों में भी। गति पढ़ते समय कविता के स्पष्ट सुखद प्रवाह को गति कहते हैं। जब हम किसी भी कविता को पढ़ते हैं तो उसमें गति होती है। जैसे देखिए, यहू ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन 10 के व्यवहार कऊ झूठे रंग न भूली। तो यहाँ पर देखिए गति है। अब देखिए यति, छंदों में विराम या रुकने के स्थलों को यति कहते हैं। अभी हमने आपको दोहा छंद का भी बताया था। यह है यहू ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, यहाँ पर एक विराम आया, अतः यहाँ पर यह यति है। तुक छंद के चरणों के अंत में एक समान उच्चारण वाले शब्दों के आने से जो लय उत्पन्न होती है उसे तुक कहते हैं। देखिए, इस तुक को समझने के लिए आप सुनिए। नर की अरुणल नीर की गति एक करी जोई, जेतौ नीचौ द्वय चले तेतौ ऊंचौ होई। देखिए, पहले चरण के अंत में जोई तथा दूसरे चरण के अंत में होई, यह दोनों शब्द आए हैं। अभी हमने आपको बताया कि छंद के उच्चारणों के अंत में एक समान उच्चारण वाले शब्दों के आने पर, तो यहाँ पर एक समान उच्चारण वाले शब्द हैं जोई होई, तो उनके आने से जो लय उत्पन्न होती है उसे तुक कहते हैं। वर्णिक गण वर्णिक वृत्तों में वर्णों की व्यवस्था तथा गणना के लिए 3-3 वर्णों के गण समूह बनाए गए हैं। इन्हें वर्णिक गण कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। अब हम आपको इन गणों के विषय में बताएंगे। बच्चों, यदि हमें गणों का अच्छी प्रकार से ज्ञान हो जाएगा तो हम आसानी से सभी छंद को समझ सकेंगे। अतः हमें सबसे पहले गण जानने अत्यंत आवश्यक हैं। 3 वर्णों के लघु गुरु क्रम के अनुसार योग को गण कहते हैं। मतलब यहाँ पर 3 वर्ण होते हैं, उसमें लघु और गुरु, इस क्रम के अनुसार योग को गण कहते हैं। गणों को समझने के लिए निम्न सूत्र विशेष रूप से सहायक है। आप सूत्र देखिए। या माता राज भानस लगा। गण का नाम और उसकी मात्राओं की संख्या इस सूत्र के आधार पर सरलता से ज्ञात हो जाती है। यथा
प्रारंभ में 8 अक्षर 8 गणों के नाम हैं। देखिए प्रारंभ के जो ये अक्षर हैं, यह 8 अक्षर जो हैं वह 8 गणों के नाम हैं। पहले गण का य है तो य गण, दूसरा मगण, तीसरा तगण, चौथा रगण, पांचवा जगण, छठा भगण, सातवां नगण और आठवां सगण। यह 8 गण आपको बताए। उनकी मात्राओं को जानने के लिए प्रत्येक गण के वर्ण के आगे वाले 2 वर्ण लिखकर उसके लघु गुरु क्रम से मात्राओं को जाना जा सकता है। मतलब जो भी ये पहला जो इसका अक्षर है, उसके आगे के 2 जो भी गण के वर्ण जो हैं आगे के, उनको मिलाकर पहला यगण जाना जा सकता है, दूसरा मगण जाना जा सकता है। आगे के 2 वर्णों को मिलाकर सभी गणों का ज्ञान हो जाता है। चलिए अब हम आपको इसके आधार पर सभी गणों के विषय में बताते हैं। अभी हमने आपको यगण मगण आदि गणों को जानने के लिए एक सूत्र बताया था, उसको पुनः देखिए। या माता राज भानस लगा। अब इसके आधार पर आप गणों के नाम देखिए। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। अब इसके आधार पर आप अलग अलग इनके संकेत तथा सूत्र तथा इनके सार्थक एक उदाहरण भी देखिए। पहला है या माता, या माता, यह था यगण। फिर इसका जो है यशोदा, या लघु, सो दीर्घ और द दीर्घ। देखिए इसमें भी यह हो गया लघु का चिन्ह, तथा माँ यह हो गया दीर्घ का चिन्ह, ता यह हो गया दीर्घ का चिन्ह। तो इस तरह यगण का यह चिन्ह है, यह संकेत है। फिर अगला है मगण। तो मगण का देखिए मा ता रा, मा ता रा। इसी प्रकार इसका उदाहरण है मा या वी। तीनों ही दीर्घ हैं, मा या वी, तो तीनों का दीर्घ संकेत है। इस प्रकार से इसका यह संकेत होगा। तीसरा देखिए तगण। यहाँ पर देखिए ताराज, ताराज। इसका एक उदाहरण है तालाब। तो यहाँ पर ता यह दीर्घ है, ला यह दीर्घ है तथा बा यह लघु है, तो इसका संकेत यह है। फिर चौथा देखिए रगण। राजभा, रगण का है राजभा। राम जी, यहाँ पर यह दीर्घ, माँ लघु तथा जी दीर्घ, तो यह इसका संकेत हुआ। अगला देखिए जगण। जभान, जभान, जलेश। तो यहाँ पर ज यह लघु, ले दीर्घ तथा श यह लघु, तो इसका संकेत इस प्रकार से होगा। फिर अगला भगण। भानस, इसका यह हुआ भानस। भारत, तो यहाँ पर भा यह दीर्घ है, फिर र और ता दोनों लघु हैं, तो इसका संकेत इस प्रकार से है। फिर है नगण। नगण देखिए नसल, नसल, नगर, तीनों ही लघु हैं, न लघु, ग लघु, र लघु, तो इसका संकेत इस प्रकार से है। अगला देखिए सगण। सलग, सलगा, तो इसका देखिए सलगा, सरिता, स लघु, री लघु और ता दीर्घ। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपको यह गण अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अब आपको आसानी से सभी जितने भी आपको छंद हैं वह अच्छी प्रकार से समझ में आएंगे। छंद के प्रकार। मात्रा और वर्ण के आधार पर छंद मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णवृत्त। मात्रिक छंद, मात्रिक छंदों में केवल मात्राओं की व्यवस्था होती है, मतलब इसमें केवल मात्राओं की व्यवस्था होती है। वर्णों के लघु और गुरु के क्रम का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। सम, अर्धसम और विषम छंद। जिन छंदों के चारों चरणों की मात्राएं या वर्ण एक से हों वे सम कहलाते हैं, जैसे चौपाई, इंद्र, बज्रा आदि। मतलब इसमें 4 चरण होते हैं और चारों चरणों की जो मात्राएं होती हैं वो बिल्कुल बराबर होती हैं, वह सम कहलाते हैं। जिनमें पहले और तीसरे
तथा दूसरे और चौथे चरणों की मात्राओं या वर्णों में समता हो वे अर्धसम कहलाते हैं। जैसे दोहा, सोरठा आदि, मतलब दोहा, सोरठा आदि में इनमें क्या होता है कि पहले और तीसरे जो चरण हैं उनकी मात्राएं एक सी होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरणों की मात्राएं एक सी होती हैं। जिन छंदों में 4 से अधिक 6 चरण होते हैं और वे एक से ना हों वे विषम कहलाते हैं। जैसे छप्पय और कुंडलीय। बच्चों, अब मैं आपको अपनी अगली वीडियोस में दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला आदि छंदों के विषय में उनकी परिभाषा उदाहरण सहित समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप छंद और गण के विषय में अच्छी तरह से ध्यान से समझिएगा जो मैंने अभी आपको अपनी इस वीडियो में बताया है। मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा तथा यदि अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को अवश्य दबाइएगा। धन्यवाद।